बाद हिस्ट्री में स्टार्ट, इस चैप्टर के बाद क्या स्टार्ट करना है? इस चैप्टर के बाद क्या नेशनलिज्म स्टार्ट होगा इन इंडिया? नेशनलिज्म इन इंडिया तो हम पढ़ चुके बेटा, ओह ओके मैम। रिवीजन करेंगे लेकिन, ठीक है। ओके मैम। Other than six parties, most of the major parties in the country are classified by the election commission as state party. कहने का मतलब ये है कि ऊपर की जो 6 पार्टी हैं, हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था, नाम है सीपीआई, सीपीआई एनसीपी, बीजेपी, कांग्रेस एंड बीएसपी। ये 6 पार्टी को हटा के जो बची हुई मेजर पार्टीज है, यानी वो मेजर तो होनी चाहिए, बची हुई सारी पार्टी नहीं, बची हुई जो मेजर पार्टीज हैं वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई की है एज अ स्टेट पार्टी, यानी उनको स्टेट पार्टी माना है। दीज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज रीजनल पार्टीज, और स्टेट पार्टीज को ही हम रीजनल पार्टीज कहते हैं। Yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. लेकिन हो सकता है कि रीजनल कहे जाने के बाद भी, यानी हम ये तो कह दें कि भाई ये तो यूपी की एक रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी का क्या मतलब है? बेसिकली जिसकी अप्रोच या जिसका जो पहुंच है, रीच है, वो एक रीजन तक लिमिटेड है, उसके आगे वो है नहीं, इसलिए उसको नेशनल नहीं कह सकते। लेकिन हो सकता है उस पार्टी की आइडियोलॉजी यूनिवर्सल हो, बस अभी उसका फॉलोवर उतने ना हो। करेक्ट, वो बिलीव तो यूनिवर्सल आइडियोलॉजी में करते हो, लेकिन उनके फॉलोवर्स अभी कम है। तो ऐसा नहीं किसी पार्टी को रीजनल पार्टी उसकी आइडियोलॉजी पर बोला जाता है। पार्टी को रीजनल पार्टी बोला जाता है स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स, कि भाई इलेक्शन में कितना परसेंटेज वोट आया है, ये नेशनल बनने के लायक है तो है, नहीं है तो रीजनल बोलो, ठीक है। सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज। इनमें से बहुत सारी जो पार्टीज है रीजनल पार्टीज, वो एक्चुअली में तो ऑल इंडिया पार्टी है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम स्टेट्स में अभी तक सक्सेसफुल हो पाई है, इसीलिए हम इन्हें रीजनल पार्टीज बोलते हैं। नाम है जैसे समाजवादी पार्टी, अभी तो अखिलेश यादव जी की पार्टी है, पहले मुलायम सिंह जी की थी, अभी तो बट गई है। समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये बिहार में है शायद, जेडी, हाँ। हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी पार्टीज है, अभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, जेडीयू भी है, मतलब बीजू जनता दल, सिक्किम में एक डेमोक्रेटिक फ्रंट है, मिजो नेशनल फ्रंट है। ये ऐसी बहुत सारी पार्टी हैं जो अपनी स्टेट आइडेंटिटी के लिए काफी फेमस है, नेशनल लेवल पर भी ये कोशिश करती हैं जाने की, लेकिन अभी तक इतना इनका रीच नहीं है, इसीलिए हम इनको स्टेट पार्टी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम कुछ भी ले सकते हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का क्या नाम है? जनता दल ही है ना? मैम जेडीयू करके था। जेडीयू, जनता जनता दल यूनाइटेड ही है। तो दो तीन पार्टी का नाम लिख लेना। समाजवादी पार्टी तो पता ही है, क्योंकि बस बीएसपी तो आई थिंक नेशनल पार्टी है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी, हाँ, राष्ट्रीय जनता दल, तो राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं की पार्टी है, ये लालू जी की पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इनका नाम याद रखना, और बीजू जनता दल भी याद रखना, ठीक है। ये किसकी मुझे पता नहीं, सर्च करना, तो नाम सर्च करने से याद रखने में आसानी होगी। तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी सबको पता है, बिहार में बहुत लंबे टाइम तक रूल किया उन्होंने, वो भी एक रीजनल पार्टी है। एट टाइम्स ही थॉट ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस बड़े लेवल पे, बट ही कुड नॉट विन, ठीक है। तो इसीलिए वो अभी तक रीजनल है। ओवर द लास्ट 3 decades, पिछले 30 सालों से द नंबर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज एक्सपेंडेड। फिर भी अगर पूछा जाए कि स्टेट पार्टी का क्या कोई पावर होता है अगर वो एक ही रीजन में है, और नेशनल इलेक्शन लड़ने के बाद में भी वो अभी तक नेशनल इलेक्शन में से कोई जीते नहीं है, और उनको अभी तक नेशनल पार्टीज का दर्जा नहीं मिला है, सो तो क्या इनके पास कोई ऐसी पावर है जिसे हम कह सकते हैं कि एक्चुअली ये बड़े बिग प्लेयर कभी बन सकते हैं? एक्चुअली है, बिकॉज ये जो पार्टीज हैं ये अपनी जगहों पर बहुत स्ट्रांगली होल्डेड, मतलब है, दे आर, जिसे कहते हैं रेनिंग द डोमेन, भले ही अपने घर में है लेकिन घर के राजा टाइप से है। तो बिहार में लालू जी का बहुत ज्यादा चलता है, तो जब बिहार के लोगों में असेंबली इलेक्शंस होते थे तो भी लालू जी जीत जाते थे, और जब सेंटर के इलेक्शन लोकसभा वाले बिहार में होते थे तब भी उन्हीं की पार्टी को लोग देते थे, समझ गए। तो उनके पार्टी के काफी एमपी हो जीत जाते थे, ऑल्दो इतने नहीं जीतते थे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सके बीजेपी के बराबर, लेकिन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एमपी तो उनके पास आ ही जाते थे।
और इसी वजह से इंडिया की पॉलिटिक्स को बहुत डाइवर्स कर जाती है रीजनल पार्टी, क्योंकि जब सेंटर इलेक्शन होते हैं तो जो स्टेट की मेजर पार्टी होती है उसकी सीट सेंटर वाले इलेक्शन में भी आ जाती है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, और ये सारे लोग अगर मिल करके एक तीसरा फ्रंट बना ले, सुना है ना न्यूज में थर्ड फ्रंट, जिसमें गठबंधन की सरकारें हैं, जिसमें सारी रीजनल पार्टीज लास्ट से इकट्ठा होकर के एक बड़ा ऑपोजिशन क्रिएट कर रही थी मोदी जी के लिए, सुना है किसी ने? हम इतनी इन्फॉर्मेशन बट सुना है। सुना होगा जरूर, क्योंकि जब लास्ट इलेक्शन की बात हुई थी तो ये बोला जा रहा था कि भाई बीजेपी तो बहुत मेजोरिटी में आ रही है, तो बीजेपी का तो कोई ऑपोजिशन नहीं है। तो सारी रीजनल पार्टीज ने मिलकर गठबंधन किया, उसमें बहुत सारी पार्टीज थी, लालू जी भी उसमें गए थे, ममता जी भी आई थी बंगाल से, यूपी वाले लोग भी पहुंचे थे, ठीक है। अब यूपी वाले लोगों का तो बिहार में रिश्तेदारी है ना, डिम्पल जो है वो सब उनकी लालू प्रसाद यादव के घर की बेटी है, डिम्पल यादव जिनसे अखिलेश की शादी हुई है। सो उनका वैसे वैसे करके उन्होंने पूरा एक मंच तैयार किया कि ये हम अब थर्ड फ्रंट से लड़ेंगे। जो तो थर्ड फ्रंट बोल रही हूँ ना मैं, दो फ्रंट तो बेटा हो गए बीजेपी और कांग्रेस, जो तीसरा फ्रंट है इसमें छुटपुट छुटपुट पार्टी मिलकर के एक नेशनल लेवल प्लेयर बन रही है। कैसे बन रही है? बहुत ही आसान है कैलकुलेशन। नेशनल का मतलब है लगभग सारे स्टेट्स में तुम्हारा बोलबाला होना चाहिए और इतने एमपी तुम्हें मिल जाए कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट बना लो। तो हर एक स्टेट की मेजर पार्टी अगर एक थर्ड फ्रंट में इंक्लूड हो जाएगी तो वो एक नेशनल पार्टी के बराबरी तो हो गया, है ना। तो जो यस मैम। यूपी में समाजवादी पार्टी के एमपी जीत जाएंगे, बिहार में लालू जी के एमपी जीत जाएंगे, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी के एमपी जीत जाएंगे, अगर ये तीनों पार्टी साथ में आ जाती है तो तीन मेजर स्टेट्स के एमपी थर्ड फ्रंट को मिल गए, है ना। तो इस तरह से बड़ी पार्टी ना होने के बावजूद भी जो रीजनल पार्टी होती है वो बहुत बार धमकी दे देती है सब थर्ड फ्रंट क्रिएट करने की। और जब कभी कभी जो मेन पार्टी होती है जब उसके मेजर लोग नहीं जीतते, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी को 350 कैंडिडेट चाहिए बनाने के लिए, लेकिन बीजेपी ने इलेक्शन में इस बार खराब परफॉर्म किया और 200 ही आए, तो 150 इनको चाहिए, कोई इनको सपोर्ट करे, तो वो 150 में इन रीजनल पार्टीज की वैल्यूज बहुत बढ़ जाती है, कंसीडरिंग के रीजनल पार्टीज के पास अच्छे एमपी हो, जो कि बहुत बार होते हैं। लालू जी की पार्टी के पास में होते हैं, पिछली बार नीतीश यादव की पार्टी बिहार में जीती थी तो उनके पास अच्छे खासे एमपीज थे, तो उन्होंने बीजेपी के साथ में किया था, मतलब गठबंधन पिछली गवर्नमेंट में, तो पता है सबको। लेकिन नीतीश जी चाहते थे कि उनके दो मंत्रियों को पोर्टफोलियो मिले, फिर वो मिला नहीं। तो ये सब न्यूज की बातें, बट समझने वाली बात इसमें ये है कि जो रीजनल पार्टी है उसका से होता है, यानी वो कम से कम इफेक्ट तो कर ही सकती है। क्यों? क्योंकि रीजनल पार्टी अगर बहुत स्ट्रांग है तो स्टेट के इलेक्शन में तो वो जीतेगी ही असेंबली में, लेकिन जो एमपी इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं वो भी सारे स्टेट्स को मिलाकर ही होते हैं, तो उसमें भी स्टेट्स में सीट्स होती हैं। तो सेम पार्टी जब उन इलेक्शन को लड़ती है तो उसके कैंडिडेट सेंटर पे भी जीत जाते हैं और बहुत ज्यादा होल्ड उस पार्टी के पास पावर आ सकती है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन आएगा, डिटेल में नहीं कुछ पूछते हैं इससे कभी भी। तो अब हमें जानना क्या है? अब हमें जानना है कि नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन मेजोरिटी इन लोकसभा। वो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत डाइवर्स है। तो अगर हम बात करें पिछले दो इलेक्शन को छोड़ दिया जाए तो हमेशा ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो किस में बनती है? कोलिजन में, गठबंधन में। गठबंधन पता ही है क्या होता है? गठबंधन एक तरह का ठग बंधन है जिसमें मैक्सिमम लोगों को ठगा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब 10 लोग इन्वॉल्व है तो जिसके पास ज्यादा वोट होंगे उस जिसके पास ज्यादा, मान लो 300 लोग चाहिए सरकार बनाने के लिए, ठीक है। अब 300 किसी के पास नहीं आए, ठीक है। लालू जी जीत गए बिहार में, इनके पास 50 एमपी है बिहार के। अखिलेश यादव जीत गए यूपी में, इनके पास में 80 एमपी है यूपी के, ठीक है। उसके बाद ममता बनर्जी 50 एमपी के साथ अलग बैठी हुई है, बीजेपी के पास में भी है 70 एमपी, ठीक है। अब ये सब बैठ के वहां कर रहे हैं ट्रेडिंग, मेरे पास 80, मेरे पास 70 हो गए 150 और ये हो गए 250। हमें अगर 543 सीट्स होते हैं तो 270 में बन जाती है सरकार, क्योंकि टोटल 543/2 चाहिए एटलीस्ट मेजोरिटी में आने के लिए किसी भी कोलिजन को। तो वहां पर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो इंडिया की जो, क्योंकि इंडिया में कास्ट बहुत ज्यादा है, रिलीजन बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ पार्टीज भी बहुत ज्यादा है, तो जब इलेक्शन होता है तो सब में रोटी जैसी बट जाती है, 4 तुम्हें मिल गए, 10 तुम्हें मिल गए, 15 तुम्हें मिल गए। पिछले दो इलेक्शन से ऐसा हो रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी को जिताया जा रहा है, और यही रीजन है कि बीजेपी बहुत सारे कठिन डिसीजंस ले सकी है जो अभी तक हिस्ट्री में कोई नहीं ले सका।
इसका रीजन ये है कि बीजेपी को सरकार गिरने का डर नहीं था, क्योंकि उनके खुद के एमपी जीते थे, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर ये खिचड़ी से सरकार बनेगी तो ये समझ लो कि ये एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें लालू जी भी हैं, जिसमें अखिलेश यादव जी भी हैं, उसके बाद उसमें मायावती जी भी बैठी हुई है, उसके बाद में उसमें ममता जी भी बैठी हुई है। क्या ये खिचड़ी की सरकार है? और इसमें मोदी जी भी है। अब ये खिचड़ी की सरकार इसीलिए है क्योंकि ये सारे लोग अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं। लालू जी की आइडियोलॉजी कुछ और ही है जो मुझे पता भी नहीं है। अखिलेश जी की डेफिनेटली समाजवादी आइडियोलॉजी है। मायावती दलित को फेवर करती है, ममता बनर्जी मुस्लिम्स को फेवर करती है बंगाल में, और मोदी जी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं। ये सारे लोगों के पास मजबूरी है सरकार बनाने के लिए साथ में आना। क्यों मजबूरी है? क्योंकि किसी को भी मेजोरिटी वोट नहीं दिया जनता ने, तो ये चाहे या ना चाहे सरकार तो गठबंधन में ही बनेगी, करेक्ट। लेकिन जैसे ही ये लोग कोलिजन में सरकार बनाएंगे, मान लो, क्योंकि सरकार बनाने के लिए तो सभी उतावले रहते हैं, तो बीजेपी कहेगी भैया सबसे ज्यादा एमपी मेरे पास में है, तो प्रधानमंत्री तो मेरी पार्टी का बनेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं हूं तो बाकी किसी और पार्टी का कोई मतलब नहीं है। तो ट्रेडिंग ऐसे चलती है कि जिसके पास सबसे ज्यादा एमपी है, मोस्ट प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर भी उसी का बनता है।